Hello students, welcome again to another tutorial from Rathore Edu Academy Private Limited. So in the last class, I have discussed about the topic heredity and heredity changes. I hope that part is complete and it is understood by you. Okay, so now today I will start another topic, that is transcription, translation and translocation. So this is the second heading of your book. This is your textbook, right? So before moving to this paragraph means line, I would like to ask few questions. अगर आप लोग बता पा रहे हो तो ठीक है, अगर आपने नहीं ट्राई किए तो आज हम लोग ट्राई कर लेते हैं. So this is your page number 1. Look into your books, all of you. Page number 1 पे जाओ. Can you recall दिख रहा है यहाँ पे ब्लू कलर से? यहाँ पे 3 क्वेश्चन है. 1, 2, 3 क्वेश्चन है. तो जो पहला वाला क्वेश्चन है, which component of the cellular nucleus of living organism carries hereditary characters? बताओ इसका आंसर क्या होगा. न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स? यस, डीएनए. वेरी गुड. क्या होगा इसका आंसर? डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड. ओके, next second question. What do we call to the process of transfer of physical and mental characters from parents to the progeny? What will be the correct answer for this question? इसका आंसर है rearing, REARING. Okay. Now moving further to the third question. Which are the components the DNA molecule? DNA का जो मॉलिक्यूल है, जो DNA का स्ट्रक्चर है. अच्छा देखो यहाँ पे डीएनए का मॉलिक्यूल, ये डीएनए का एक्चुअली मॉलिक्यूल, ये डीएनए का मैंने आपको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए. तो देखो ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो किसका बना हुआ होता है. आज हमें इसी के बारे में बात करनी है. ओके, सो दिस इज ए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. देखो यहाँ पे आपको लगता है ये आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ये वाली बैकबोन इसकी, बट एक्चुअली ये इंटरसेक्ट नहीं करती है. ये एक्चुअली ऐसी होती है, मतलब पैरेलल टाइप होती है. ठीक है ना. इसे किसी चीज को ऐसे करके घुमा दो, वैसा जैसे कि पुराने जमाने में हवेलियों में ऐसे सीढ़ियां हुआ करती थी, तो वैसे ही समझ लो कि ये वैसे ही स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. अभी देखो ये किसका बना हुआ होता है, तो डीएनए जो है वो किसका बना होता है. देखो हर चीज किसी न किसी चीज की बनी हुई होती है. लाइक अवर ह्यूमन बॉडी, अवर ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल. ठीक है. अवर लाइफ स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल सेल से स्टार्ट होती है हमारी लाइफ. ओके, तो सेल से क्या बनते हैं? टिश्यूज बनते हैं. टिश्यूज से क्या बनते हैं? वेन मेनी टिश्यूज कंबाइंड दे फॉर्म ऑर्गन. लिवर बना, स्टमक बना, हार्ट बना, ये सब क्या है? ऑर्गन है. फिर ऑर्गन जब बहुत सारे मिल जाते हैं तो पूरा एक कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम बनता है, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, है ना, लिम्फेटिक सिस्टम, राइट. So these are the immunity system. These are the examples of systems, organ system, and then later our human body. तो आपने देखा एक छोटे से सेल से कहाँ हम लोग इतने बड़े हो गए आज, राइट. एक छोटे सेल ने पूरा बॉडी बना दिया, ह्यूमन बॉडी बना दिया. तो वैसे ही डीएनए किसका बना हुआ होता है? डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड्स का. किसका बना होता है? न्यूक्लियोटाइड. डीएनए इज मेड up of न्यूक्लियोटाइड. अब आप बोलोगे कि ठीक है मैम, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए बना होता है, बट इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियोटाइड मतलब क्या मैम, हम क्या समझेंगे न्यूक्लियोटाइड मतलब? तो बच्चों देखो, न्यूक्लियोटाइड मतलब होता है पेंटोज शुगर. डीएनए बना हुआ है पेंटोज शुगर का. ये है नाइट्रोजनस बेसिस. ठीक है. दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, and this is third. What? Phosphate group है ना. So our DNA is made up of 3 things. पेंटोज शुगर. अच्छा देखो बच्चों, पेंटोज शुगर कैसा बना होता है? इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है. इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं. पेंटोज नाम से पता चल रहा है, आप इतने बड़े हो गए, पेंटोज का मतलब तो पता होगा. पेंट मीन्स 5, से ट्राई मीन्स 3, है ना. टेट्रा मीन्स 4. पेंट मतलब 5, हेक्स मतलब 6,
हेप्ट मीन्स 7, ऑक्ट मीन्स 8। तो वैसे ही सिमिलर, मैम ने बोला पेंटोज, पेंट आया वर्ड, पेंट का मतलब 5 होता है, तो ये 5 कार्बन का बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये पेंटोज शुगर डीएनए का एक पार्ट है। देन नाइट्रोजनस बेसिस, वेरी इंटरेस्टिंग। देखो ये नाइट्रोजनस बेसिस होती है, ये है नाइट्रोजनस बेसिस, ये दिख रही है आपको, सी द स्ट्रक्चर केयरफुली। सो दीज आर द नाइट्रोजनस बेसिस। अच्छा देखो इसमें 4 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज एडेनिन, गुआनिन, cytosine and thymine. Very very good. See, guanine, cytosine, thymine and adenine. Now the one thing that you have to remember is pairing, कि कौन किसके साथ पेयर करता है। देखो adenine always pairs with thymine and guanine always pairs with cytosine. This happens in DNA. ये DNA के मॉलिक्यूल में होगा, ठीक है, डीएनए के मॉलिक्यूल में होगा। बट आरएनए में क्या होगा, आरएनए में क्या होगा, ये थायमाइन जो है ये रिप्लेस हो जाएगा, नहीं होगा, इसकी जगह पे आ जाएगा यूरैसिल, किसमें, आरएनए में। इज इट क्लियर? तो हमने आज पढ़ा कि ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, इसका जो बैकबोन है ये बना हुआ है शुगर फॉस्फेट का, and these are the nitrogenous bases, 4 nitrogenous bases, adenine, guanine, cytosine and thymine, ठीक है। फॉस्फेट ग्रुप, इसे फॉस्फोरिक एसिड आप जानते ही हो, H3PO4। तो ये बन गया हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर। अभी जो नाइट्रोजनस बेसिस है ये वाली, ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड। विच बॉन्ड इज प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्ड। इनको होल्ड करने के लिए कोई कौन सा बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। ये बेस पे ये जो यही हमेशा होगा, एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ करेगा डीएनए में, और आरएनए के केस में यूरेसिल आ जाएगा, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन, ठीक है। प्यूरिन और पायरिमिडिन का आपने 9th क्लास में पढ़ लिया था, प्यूरिन और पायरिमिडिन। तो प्यूरिन पायरिमिडिन के अंदर ये आते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, और हमारा फॉस्फेट ग्रुप हो गया, ओके। कुछ और भी बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं, जैसे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, देन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बट अभी आपको ये क्लास 10th में नहीं पढ़ना है। दिस यू विल कम टू नो अबाउट दिस इन 11th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में आप और भी डीप में पढ़ोगे। तो 10th क्लास के लायक इतना काफी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर बताओ, तो बिल्कुल मत घबराना, आप बोलोगे कि डीएनए, सबसे पहले आपको फंक्शन पता होना चाहिए। सो डीएनए एक्ट एज अ genetic material, means it is the genetic material which is responsible for transmitting the hereditary characters from parents to offsprings, है ना। नेक्स्ट इज, अभी कोई बोलेगा कि ठीक है आपने डीएनए के बारे में बता दिया कि ये इसका फंक्शन है, पर डीएनए किसका बना हुआ है, तो आप बोलना कि डीएनए 3 थिंग्स का बना हुआ है। दैट फर्स्ट थिंग इज पेंटोज शुगर, मतलब 5 कार्बन एटम की, वो जो मैंने आपको पहले स्ट्रक्चर बना के दिखाया था। तो शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, सारे कार्बोहाइड्रेट शुगर होते हैं। So pentose sugar, second is nitrogenous bases, ये 4 nitrogenous bases हो गए, and the third is phosphate group, ओके। ये है शुगर फॉस्फेट बैकबोन, देखो ये वाला पार्ट, ओके। और ये है नाइट्रोजनस बेसिस, और ये किसकी वजह से बाइंड है, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। वेरी गुड, आई होप दिस डीएनए स्ट्रक्चर इज क्लियर टू यू। 10th क्लास में इतना समझ लो काफी है। वैसे इसका एक टर्म यहाँ तक खत्म होता है, एक टर्म में 20 नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं, बट वो अभी आपको नहीं समझना है। जितना आपको समझना है उतना मैंने आपको बता दिया है अच्छे से, ओके। मूविंग फर्दर, सो we have come to know about the components of DNA molecules. Sketch and explain the structure of DNA. Now I am discussing these 2 questions. Can you tell me? First वाला जो है, sketch and explain the structure of DNA and various types of RNA. तो sketch and explain the structure of DNA, ये तो हमने ड्रॉ भी कर दिया, समझा भी दिया। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए, तो आरएनए के बारे में समझना है आपको, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, मूविंग फर्दर।
अभी आरएनए के बारे में हमें डिस्कस करना है, टाइप्स ऑफ आरएनए। तो आरएनए क्या होता है? आरएनए फुल फॉर्म इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फंक्शन क्या है? देखो, राइबो न्यूक्लिक एसिड ये डीएनए की तरह डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। एक ही स्टैंड होता है, सिर्फ एक सिंपल एक वन, ऐसा एक ही स्टैंड होता है, ठीक है। द सेकेंड थिंग इज इट एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इन मेनी वायरसेस। बहुत सारे वायरस में ये एज अ जेनेटिक मटेरियल एक्ट होता है। जैसे हमारे अंदर डीएनए है, वैसे बहुत सारे वायरस के अंदर आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल काम करता है। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज दिस आरएनए इज हेल्पफुल इन सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। आपकी बॉडी में जो प्रोटीन होते हैं वो आरएनए की वजह से होते हैं। आरएनए क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है। तो फंक्शन क्लियर हो गए आरएनए का जेनेटिक मटेरियल वायरस में, प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है, बता दिया। स्ट्रक्चर में सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। वेरी गुड। नाउ वेरियस टाइप्स ऑफ आरएनए। अभी आरएनए के टाइप्स ऑफ आरएनए। तो पहला टाइप का आरएनए है मैसेंजर आरएनए। व्हाट इज द नेम? मैसेंजर आरएनए। The second is tRNA, transfer RNA, and the third one is rRNA. It is ribosomal RNA. So these are the three types of RNA. अभी इनका फंक्शन जो है वो वैसे भी आगे हमें डिस्कस करना है। तो इतना जो आपका क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ आरएनए, फर्स्ट इज मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड गिव नेम्स ऑफ सम डिसऑर्डर्स। सो जेनेटिक डिसऑर्डर्स बेसिकली दे आर कॉज्ड ड्यू टू एबनॉर्मलिटी इन क्रोमोसोम। जो जीनोम पार्ट है, अंदर का जो जीन वाला स्ट्रक्चर है, वही क्या होता है? डिस्टर्ब हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर। फ्यू एग्जांपल्स आर सिकल सेल एनीमिया, देन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में जो क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन बॉडी, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट? 46. सो इंस्टेड ऑफ 46 इन डाउन सिंड्रोम 47 क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। क्लास 9th में भी था ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो अगर आपको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर बोलेगा तो आप बता सकते हो डाउन सिंड्रोम के बारे में, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, ओके, वेरी गुड। नाउ आई एम मूविंग टू द पैराग्राफ। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। बहुत ध्यान से देखो आप लोग, ये जो पैराग्राफ है, विद द हेल्प ऑफ आरएनए द जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डीएनए पार्टिसिपेट इन द फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड देयरबाय कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। तो जो भी जीन्स है वो क्या करते हैं? बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। तो ये अभी आगे हम लोग देखेंगे। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस स्टोर इन द डीएनए एंड सिंथेसिस ऑफ एप्रोप्रिएट प्रोटीन एज पर द रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर बॉडी। अभी देखो, जो भी बॉडी को जिस टाइप का भी प्रोटीन चाहिए, जो भी बॉडी को प्रोटीन चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन किसके पास स्टोर है? उसका इंफॉर्मेशन स्टोर है डीएनए के पास। अभी डीएनए क्या करेगा? आरएनए को बनाएगा, और आरएनए फर्दर प्रोटीन बनाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड व्हाट? सेंट्रल डॉग्मा। तो चलो हम लोग फटाफट इसको नोट कर लेते हैं। सेंट्रल डॉग्मा। The proteins are synthesized by DNA through
the RNA. This is called central डॉग्मा. एकदम बात समझ में आ गई. सेंट्रल डॉग्मा मतलब जो प्रोटीन है सिंथेसाइज हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन किसके पास है? डीएनए के पास. किसकी वजह से हो रहा है? थ्रू आरएनए, एंड दिस इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा. After this central dogma, what is the next thing? mRNA is produced as per the sequence of nucleotide on DNA. देखो डीएनए का जो स्ट्रक्चर है आप देखते हो, जैसे कि ऑल्सो इट इज गिवन इन योर बुक. आप लोग बुक देखो, पेज नंबर 2 देखो. यहाँ पे ऑलरेडी अच्छे से समझाया गया है. तो कैसे समझाया गया है? जैसे कि आपने लिख लिया क्या? फटाफट नोट कर लो इसको. तो देखो जब क्या होता है, मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस समझा रही हूँ. आगे ट्रांसक्रिप्शन दिया हुआ है. ये जो लाइन थी इसका मीनिंग समझा रही हूँ. एमआरएनए इज प्रोड्यूस एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन डीएनए. डीएनए हमने बेस पेयरिंग देखा था. एडेनिन पेयर्स विद थाइमिन, ग्वानिन पेयर्स विद साइटोसिन. ओके, तो मैं बना लेती हूँ. एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, ग्वानिन, थाइमिन, एडेनिन, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, लाइक दिस. ठीक है, समझ लो कि ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं. ATGC, CGTA ऐसे पेयरिंग है. अभी देखो जब आरएनए बनने वाला होता है तो ये जो डीएनए है ये बीच में से क्या होता है, इसे ओपन हो जाता है. ठीक है, ये बीच में से ओपन हो गया. ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं. एक इसमें से क्या होता है, टेम्पलेट स्टैंड. जो टेम्पलेट स्टैंड होता है उसी पे ही आरएनए सिंथेसाइज होता है, आरएनए बनता है. तो टेम्पलेट स्टैंड है, से मान लो ये वाला. तो अभी ये यहाँ से ओपन हो गया है बीच में से. अब देखो आरएनए जब बनेगा तो थाइमिन तो वहां पे नहीं होगा. वी नो इन आरएनए थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरैसिल. तो यूरैसिल आ गया यहाँ पे साइटोसिन है तो ग्वानिन ही रहेगा, राइट. ग्वानिन है तो साइटोसिन, एडेनिन है तो यूरैसिल, यूरैसिल, CG, लाइक दिस. तो अभी देखो ये हो गया क्या, आरएनए. ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे आ गए. तो इसका मीनिंग यही था, एमआरएनए इज प्रोड्यूस्ड एज पर द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ऑन डीएनए. ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए इज यूज्ड इन दिस प्रोसेस. इसमें ये दोनों के दोनों स्टैंड नहीं बनाएंगे. ओके, कंफ्यूज मत हो कि ये स्टैंड भी अपना बनाएगा, ये स्टैंड भी अपना हो जाएगा. ऐसा नहीं होता है. इसमें दोनों में से एक ही स्टैंड जो होगा वही आरएनए को बनाएगा. मैसेंजर आरएनए को बनाने वाला इसमें से एक ही स्टैंड है. ओके, the sequence of nucleotides in mRNA being produced is always complementary to DNA. I told you this, we have discussed. Besides, there is uracil in RNA instead of thymine of DNA. ये भी बता दिया आपको कि डीएनए में थाइमिन है तो उसकी जगह पे आरएनए में यूरैसिल है. This process of RNA synthesis is called as transcription. इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन. क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन समझ में आ गया. यही जो प्रोसेस है इट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. ओके, समझ में आ गया ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में क्या था, सबसे पहले डीएनए का स्ट्रक्चर है, बीच में से ऐसे ओपन हो जाता है जब मैसेंजर आरएनए बनना होता है. ये इसके बेसिस हैं, जो डीएनए का है रेड कलर से मैंने मार्क किया है. ये जो ग्रीन कलर से ये आरएनए का है. फिर क्या होगा, ये वापस ऐसे बंद हो जाएगा और चला जाएगा और ये वाला जो मैसेज है ये न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा कि बॉडी को बताएगा, जो ट्रांसफर आरएनए उसको बताएगा कि बॉडी में ये वाला प्रोटीन बनना है. ठीक है, नेक्स्ट. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन. नाउ मूव टू द पेज नंबर 2. पेज नंबर 2 पे चलते हैं. सी द डायग्राम. कितना बढ़िया, कितना खूबसूरत डायग्राम आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है. ट्रांसक्रिप्शन, ये बीच में से ओपन हो गया. आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं, बता दिए आपको ये आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स हैं. इस न्यूक्लियोटाइड का नाम क्या है, आरएनए न्यूक्लियोटाइड.
क्या नाम है इसके, आरएनए न्यूक्लियोटाइड। ओके, यहाँ पे एक एंजाइम भी यूज होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं इसको, आरएनए पॉलीमरेज। सो दिस एंजाइम इज यूज्ड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, द एमआरएनए फॉर्म्ड इन द न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म। अब क्या हुआ, ये जो मैसेंजर आरएनए बन गया है, ये न्यूक्लियस के ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं। सो थ्रू दीज पोर्स ये जो मैसेज है, ये जो मैसेंजर आरएनए, ये बाहर निकल के आ जाता है। वो मैसेज जो होता है वो कोड फॉर्म में होता है, कोडिंग होता है, कोड फॉर्म में होता है, और वो मैसेज जो है वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है। इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज फ्रॉम डीएनए। द मैसेज कंटेन्स द कोड फॉर अमाइनो एसिड। वो अमाइनो एसिड, कौन सा अमाइनो एसिड जो है वो बॉडी को चाहिए, उसका कोड होता है, ठीक है। कोडिंग टाइप की लैंग्वेज होती है, जैसे कंप्यूटर में कोडिंग होती है ना, वैसे समझ लो कि ये मैसेज होता है, ये कोड्स में होता है। द कोड फॉर ईच अमाइनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। तो वो जो कोडिंग होता है, ऐसे 3 न्यूक्लियोटाइड्स हम लोग साथ में ऐसे 3 न्यूक्लियोटाइड, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट कोडॉन। क्या बोल देते हैं इसको, ट्रिपलेट कोडॉन। ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 3 अगर न्यूक्लियोटाइड मिल गया उसे क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट कोडॉन। डॉक्टर हर गोविंद खुराना, साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन, हैज made an important contribution in discovering of triplet codons for 20 amino acids. Now see how many amino acids are present, 20. कितने amino acid present होते हैं, 20, ठीक है। मेथियोनाइन हो गया, ठीक है, हिस्टिडाइन हो गया, these are the amino acid, 20 amino acids होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, आप 26 अल्फाबेट से एक बुक लिख लेते हैं। कितना, आज जो आप ये बुक पढ़ रहे हो ये अल्फाबेट्स की है ना, पूरी की पूरी बुक है ना, पूरे अल्फाबेट से इसके अंदर। तो वैसे अमाइनो एसिड 20 है, बट उनसे न्यूमरस अमाइनो एसिड्स फॉर्म हो सकते हैं। फॉर दिस वर्क ही हैज बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। सो इन ईयर 1968 he has been awarded with the Nobel Prize along with the 2 scientists. Each now this paragraph I am reading. Each mRNA is made up of thousands of triplet codon. तो बहुत सारे thousands of triplet codon, ऐसे ये मैसेज पूरा लंबा होता है, ठीक है। मैसेंजर आरएनए का मैसेज होता है एकदम लंबा सा होता है। ट्रिपलेट कोडॉन मतलब 3 न्यूक्लियोटाइड्स। एज पर द मैसेंजर एमआरएनए, अमाइनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द टीआरएनए। अभी देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि क्या हुआ, डीएनए ने क्या किया, आरएनए को बना दिया, मैसेंजर आरएनए को बना दिया। अभी मैसेंजर आरएनए के पास मैसेज है कि कौन सा अमाइनो एसिड उसको चाहिए। अब वो क्या होता है, वो न्यूक्लियस में से बाहर निकलता है, साइटोप्लाज्म में जाता है। साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ये मैसेज वो किसको देता है, ट्रांसफर आरएनए को। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, उस मैसेज को रीड करता है, समझता है, अच्छा ये वाला अमाइनो एसिड चाहिए, साइटोप्लाज्म में जाता है, साइटोप्लाज्म में उस अमाइनो एसिड को फाइंड आउट करता है। ओके, सो फॉर दिस पर्पस टीआरएनए हैज एंटीकोडॉन्स हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन ऑन एमआरएनए। तो एमआरएनए में वही कॉम्प्लीमेंट्री, से कि डीएनए का था वैसे सेम, एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब सिंपली जो आपका टीआरएनए है, टीआरएनए क्या है, उस मैसेज को रीड कर रहा है, उस मैसेज को समझ रहा है कि ये अमाइनो एसिड चाहिए, देन वो साइटोप्लाज्म में ढूंढता है उस अमाइनो एसिड को और ढूंढ के लेके आता है। सो द अमाइनो एसिड ब्रॉट इन बाय टीआरएनए आर बॉन्डेड टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड्स विद द हेल्प ऑफ आरआरएनए। अच्छा देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो आरआरएनए है, ये राइबोसोमल आरएनए, हमारे बॉडी में जो राइबोसोम्स हैं वो आरआरएनए की बने हुए हैं, ठीक है। आरआरएनए हमारे जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स किसके बने हुए, आरआरएनए। और आरआरएनए क्या करते हैं, देखो अमाइनो एसिड बन गए, तो अमाइनो एसिड बन चुका है, तो अगर उसका समझ लो से चेन बन रहा है, जैसे अमाइनो एसिड 1 2 3, तो इनको होल्ड करने के लिए कुछ चाहिए, अगेन कोई बॉन्ड होना चाहिए। तो आरएनए क्या करता है, कौन सा बॉन्ड बना लेता है, पेप्टाइड बॉन्ड। विच बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग फर्दर with the help of rRNA. During this process, the ribosome keep on moving from one end to mRNA to other end by the distance of one triplet codon. This is called translocation. तो भाई क्या हो रहा है कि देखो इसके ऊपर जो है, देखो ये आप डायग्राम भी समझ सकते हो, ये देखो ये न्यूक्लियस में से बाहर निकला मैसेज, ठीक है। अभी जो मैसेज है इसके ऊपर क्या लग गए हैं,
राइबोसोम्स। राइबोसोम क्या करते हैं? राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स मैसेज के ऊपर से अटैच हो जाते हैं, जैसे कि ये मैसेज है तो दोनों तरफ से राइबोसोम्स जो है वो अटैच हो गए उस मैसेज के ऊपर, ठीक है। सपोज ये मैसेज है, ये ऐसे अटैच हो जाते हैं राइबोसोम्स। नेक्स्ट इज this is called translocation. Such many chains come together to form complex protein. These proteins control various functions in the body of living organisms. So about protein, you already know what is the importance of protein in our human body, in living organisms. Living organism can produce new individual like themselves due to genes only, and some of these genes are transmitted to the next generation without any changes. कभी कभी जो genes हैं वो अगर डायरेक्टली चली जाती हैं उनके मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, अगर डायरेक्टली वो ट्रांसमिट होती है विदाउट एनी चेंजेस, देन ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स आर ट्रांसमिटेड टू देयर ऑफस्प्रिंग। हाउएवर समटाइम्स सडन चेंजेस अकर इन दोज जीन्स। समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन चेंज इट्स पोजीशन एंड दैट कॉज अ माइनर चेंज। दिस इज नथिंग बट म्यूटेशन। इसी को बोलते हैं म्यूटेशन। सी we are having characters from our mother and father, but we are not identical to our parents. क्या we look similar to our parents? जैसे हमारे पापा में दिखते हैं, क्या हम बिल्कुल वैसे दिखते हैं? नहीं, नो। इसी को क्या बोलते हैं? हमारे जीन्स में कुछ वेरिएशंस हुए हैं, इसी को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। वेरिएशन के लिए वो जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है जो चेंज हो गया है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। इस वर्ड को हम क्या बोलेंगे? म्यूटेशन। ओके, तो म्यूटेशन आपको लिखना है तो लिख लो, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो लेट अस राइट डाउन क्विकली। आप अपने बुक के डेफिनेशंस लर्न करो। ओके, so any nucleotide of the gene change its position. Nucleotide पता चल गए? Yes. So any nucleotide of the gene change its position. Any nucleotide of the gene change its position that cause a minor change, which is nothing that it is mutation, but it is mutation. Mutation समझ में आ गया? Okay. Some mutation may be minor. कुछ म्यूटेशन जो होते हैं माइनर होते हैं, कुछ कंसिडरेबल होते हैं। Example, mutation may cause the genetic disorders like sickle cell anemia. This is everlasting process and it is one of the proof of Darwin theory of natural selection. Darwin theory of natural selection अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, कैन यू रिकॉल? ये वाले क्वेश्चन जो है ये आप प्रैक्टिस करोगे। दिस इज योर होमवर्क। अच्छा बताओ, फर्स्ट वाला फिर भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अपेंडिक्स ऑफ अवर डाइजेस्टिव सिस्टम? Now see, appendix is considered as a vestigial organ in our life. अभी हमारे लाइफ में वेस्टिजियल ऑर्गन है, बट पहले के टाइम जब एंसेस्टर हुआ करते थे, जब हमारे पूर्वज हुआ करते थे, बहुत सालों की पहले की बात है, तो वो क्या करते थे? रॉ फूड खाते थे, है ना? रॉ फूड खाते थे, मीट वगैरह रॉ खाते थे, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उस अपेंडिक्स से पावरफुल एंजाइम सेक्रेट होते थे। बट नाउ इन टुडेज वर्ल्ड वी ईट कुक फूड, तो अभी ये जो कुक फूड खाने की वजह से अपेंडिक्स का कोई यूज नहीं है हमारी बॉडी में। आर अवर विजडम टीथ रियली यूजफुल फॉर च्यूइंग द फूड? क्या होगा इसका आंसर? अब देखो, तो फर्स्ट वाला हमने डिस्कस कर लिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप खुद से डिस्कस करोगे, आप पढ़ोगे घर पे, और उसके बाद मुझे बताओगे। आप लोग नहीं बता सकते हो तो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे।
एंड देन अगेन आई विल स्टार्ट दिस टॉपिक एवोल्यूशन। फिर से हम लोग ये स्टार्ट कर देंगे एक और टॉपिक एवोल्यूशन का। ओके, एवोल्यूशन पढ़ना है। एवोल्यूशन के बाद एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ बोन, वेस्टिजियल ऑर्गन, पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, देन व्हाट इज द नेक्स्ट, फिर कनेक्टिंग लिंक्स, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लेमार्किज्म, स्पेसिएशन, ह्यूमन एवोल्यूशन। तो टॉपिक फटाफट हमको खत्म करने हैं। ओके, आज आपको इतना मैंने एकदम बढ़िया से बता दिया है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन की स्टोरी एकदम क्लियर हो गई है, समझ भी लिया, देख भी लिया, वेरिएशन क्या है, म्यूटेशन क्या है, कैसे डीएनए से आरएनए बन रहा है, कैसे बाहर निकल रहा है न्यूक्लियस में से, कैसे वो फिर फर्दर टीआरएनए को अपना मैसेज दे रहा है। पूरी कहानी जो है वो खत्म हो गई। हम लोग जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, एवोल्यूशन। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ।